हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर 1, जिसका शीर्षक है क्या, कब, कहाँ और कैसे। तो इस चैप्टर में आपको काफ़ी अच्छी जानकारी मिलने वाली है, तो वीडियो में बने रहिए, वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको सारी जानकारी मिलती रहे। आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली अपडेट सारी मिलती रहे। देखिए, शुरू में यहाँ पर दिया गया है रसीदा का सवाल। रसीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी। अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी। 100 साल पहले। वह सोचने लगी कि यह कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्ष पहले क्या हुआ था। देखिए दोस्तों, एक लड़की जिसका नाम रसीदा है, वह अपने घर में अखबार पढ़ रही थी। अचानक उसकी निगाह एक लाइन पर पड़ी। उसमें 100 साल पहले का जिक्र हुआ था। वह सोचने लगी कि इतने वर्ष पहले का कैसे पता लगाया जा सकता है। तो दोस्तों, ये सवाल आपके मन में भी आते होंगे जब आप कोई ऐसा प्रश्न देखते होंगे कि इतने साल पहले का जिक्र हुआ है, उस समय कैसे जानकारी ली गई होगी। तो इस चैप्टर में इसी बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कैसे पता लगाएं? यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ था, तुम रेडियो सुन सकते हो, टेलीविज़न देख सकते हो या फिर अखबार पढ़ सकते हो। साथ ही जानने के लिए पिछले साल क्या हुआ था, तुम ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जो उस समय की स्मृति हो या उस समय वो मौजूद हो। लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था कैसे जाना जा सकता है, इसके बारे में हम नीचे पढ़ेंगे। अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं? अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम आखेटकों का मतलब होता है शिकारी, शिकारियों, पशुपालकों मतलब जो जानवर पालते हैं उन्हें पशुपालकों कहते हैं। और कृषकों जो खेती करते हैं, और शासकों जो राजा महाराजा होते थे। व्यापारियों जो व्यापार करते थे, सामान बेचते थे। पुरोहितों कहते हैं जो ब्राह्मण होते थे, जो हवन वगैरह यज्ञ करते थे, उन्हें पुरोहितों बोलते थे। शिल्पकारों का मतलब होता है जो पत्थरों पर कोई आकृति बनाते थे या कुछ लेखन करते थे, उन्हें शिल्पकारों कहते हैं। कलाकारों, संगीतकारों, ये आप जान सकते हैं, जो कोई नाटक या संगीत का करते थे, उन्हें। अब वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी पता लगा सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियाँ सुना करते थे, कौन से नाटक देखा करते थे, या फिर कौन कौन से गीत गाए जाते थे। दोस्तों देखिए, हम इतना कुछ हम अतीत के बारे में जान सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए और आगे बढ़ते हैं। लोग कहाँ रहते थे? मानचित्र 1 में प्रश्न नंबर 2 में नर्मदा नदी का पता लगाओ। चलो ये हम बाद में देखते हैं, पहले इसे पढ़ लेते हैं। कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रहा करते थे। कहाँ रहा करते थे? नर्मदा नदी के तट पर। यहाँ रहने वाले लोग आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक। दोस्तों, कुशल संग्राहक का मतलब यह है कि जो लोग जंगल में रहते थे, उस जंगल से परिचित थे, वो वहाँ की मतलब सारी जानकारी रखते थे, उन्हें कुशल संग्राहक कहते हैं। जो अपना भोजन वगैरह इकट्ठा करते थे, सारी जानकारियाँ रखते थे। जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे, अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का सही से संग्रह किया करते थे। वे जानवरों को आखेट शिकार भी किया करते थे। अब चलो दोस्तों, पहले नर्मदा नदी को हम दिखा देते हैं। देखिए दोस्तों, ये एक मानचित्र है। यहाँ पर आप देखकर बताइए, यहाँ पर नर्मदा नदी कहाँ पर है? चलो बताइए दोस्तों। जी हाँ, बिल्कुल सही। आप यहाँ पर नर्मदा नदी को देख सकते हैं, जो भारत के मध्य में स्थित है। चलिए अब उसे पढ़ते हैं। अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरंथर पहाड़ियों का पता लगाओ।
इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री और पुरुष ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों का उपजाना आरंभ किया। दोस्तों यहाँ पर आपको देखना है कि सुलेमान और किरंतर पहाड़ी, देखिए दोस्तों कहाँ पर सुलेमान और किरंतर पहाड़ी। देखिए सुलेमान और किरंतर पहाड़ी उत्तर पश्चिम में स्थित हैं। ये ऐसे स्थान हैं जहाँ पर 8000 वर्ष पूर्व स्त्री और पुरुष ने गेहूं और जौ की फसल आरंभ की थी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जौ और गेहूं की खेती का स्टार्टिंग हुई थी। ठीक है दोस्तों, किस समय? 8000 वर्ष पूर्व। तो उन्होंने भेड़, बकरी और गाय, बैल जैसे पशुओं को पालना भी शुरू किया था। ये लोग गांव में रहते थे। उत्तर पूर्व में गौरव तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ी का पता लगाओ। ये कुछ ऐसे क्षेत्र थे जहाँ कृषि का विकास हुआ, जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया। देखिए दोस्तों, चलो अब देखते हैं उत्तर पूर्व में गौरव तथा मध्य को। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप देखकर पता लगाओ। देखिए दोस्तों, गौरव पहाड़ी यहाँ पर है और मध्य पहाड़ी यहाँ पर। ये कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ पर चावल की खेती की गई थी। स्टार्टिंग जो हुई थी यहाँ से हुई थी। देखिए दोस्तों, गौरव पहाड़ी और विंध्य पहाड़ी, यहाँ के क्षेत्रों से चावल की खेती स्टार्टिंग हुई थी। ठीक है, वैसे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित थे। अब यहाँ पर देखते हैं, मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करो। दोस्तों, सहायक नदियाँ उसे कहते हैं जो एक बड़ी नदी में जाकर मिल जाती है, उसे सहायक नदी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। दोस्तों चलिए हम इस नदियों का पता लगाते हैं। देखिए दोस्तों, चलिए आप ढूंढने का प्रयास करिए। देखिए दोस्तों, ये सिंधु नदी है। ठीक है, सिंधु नदी है और जो ये नदियाँ मिल रही हैं इसमें, ये इसकी सहायक नदी हैं। तो इन क्षेत्र में, ठीक है, इन क्षेत्र में बताया गया है लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। जो नगरों का विकास हुआ था, आरंभ जो हुए थे नगर बसने, वो यहाँ पर 4700 वर्ष पूर्व हुए थे। ठीक है दोस्तों, गांव में गंगा व इसके सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। अब देखते हैं यहाँ पर गंगा नदी, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर समुद्र तट पर क्या दिया गया है? नगरों का विकास हुआ था लगभग 2500 वर्ष पूर्व। ठीक है दोस्तों, गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ। ये जो दे रखा है दोस्तों, आपकी नॉलेज के लिए दे रखा है, क्योंकि मानचित्र में देखने से जानकारी अच्छी समझ में आती है, तो इसलिए हम बार बार आपको चित्र दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध नाम से जाना जाता था। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। गंगा तथा सोन नदी का पता लगाने को बोला है। चलिए दोस्तों, आप देखकर बताइए गंगा और सोन नदी कहाँ पर है। जी हाँ, देखिए गंगा और सोन नदी यहाँ पर स्थित है। ठीक है, लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्र के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। देखिए दोस्तों, उस समय
जो आजकल यातायात साधन वाहन चल रहे हैं, उस समय कुछ भी ऐसा नहीं था। जो लोग यात्रा करते थे वो पैदल ही करते थे, ठीक है। उन्हें कैसे रास्तों से होकर गुजरना पड़ता था? हिमालय, ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों, समुद्र के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। वो फिर भी यह यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी, वो फिर भी यात्रा करते थे, ठीक है। अतः कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए भी जाती थी। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले काफिले दोस्तों वो होता है जो मतलब पूरी सेना के लिए जाते हैं, ठीक है। कभी जो जहाज समुद्र में चलते हैं, जहाज में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते रहते थे। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों की खोज की चाह में उत्सुकतावश की यात्रा क्या करते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिला, ठीक है दोस्तों। जो लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाया करते थे, या तो वो प्राकृतिक जो आपदाएं आती हैं, जैसे कोई सुनामी आ गई, बाढ़ आ गई, आंधी तूफान आ गया, उन्हें कोई खाना वहाँ पर नहीं मिला, या कोई आक्रमण हो गया राजा की सेना पर, उसके क्षेत्र पर, तो वो इसलिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते थे। और जो धार्मिक गुरु होते थे वो एक गांव से दूसरे गांव तक शिक्षा देने के लिए जाते थे। दोस्तों यहाँ पर दिया गया है, आज लोग यात्रा क्यों करते हैं। एक बार फिर मानचित्र 1 को देखने को बोला गया है। पहाड़ियाँ, पर्वत और समुंदर इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जो ये पहाड़ियाँ हैं, ठीक है, और जो ये समुंदर हैं, ये इस महाद्वीप की जो ये है दीवार का निर्माण करते हैं, ठीक है। कहाँ थे हम? यहाँ पर दोस्तों, जो सीमा होती है देश की, उसका निर्माण करते हैं, इसके चारों तरफ घिरे हुए हैं। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सकें, वे पर्वतों की ऊंचाई को छू सकें तथा गहरे समुद्रों को पार कर सकें। उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग आए यहाँ और यहीं बस गए। लोगों के इस आगमन ने हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध किया। कई सौ वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीकों के बारे में एक दूसरों के विचारों को अपनाते रहे, ठीक है दोस्तों। जो लोग हमारे इस उपमहाद्वीप पर आते थे वो यहाँ संगीत रचनाएं तक भोजन बनाने के बारे में एक दूसरों के विचारों को अपनाते रहे हैं, ठीक है। देश के नाम दोस्तों, ये जो पहला ग्राफ है ये काफ़ी अच्छा है। इसे आप इसे जानने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना। देखिए दोस्तों, अपने देश के लिए हम चाहते हैं इंडिया। दोस्तों मेरी हिंदी थोड़ी वीक है क्योंकि मैं इंग्लिश से ही पढ़ा हूँ, तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। अपने देश के लिए हम इंडिया तथा भारत देश जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। दोस्तों जो ये इंडिया शब्द है, ठीक है, ये इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश जो इंडिया, जो हमारा भारत है, उसका नाम इंडिया कहा। दोस्तों यहाँ पर देखिए, जो ईरान और यूनानियों जो लोग आए थे हमारे उपमहाद्वीप पर,
उन्होंने भूमि प्रदेश को इंडिया कहा, और ये इंडिया शब्द किससे निकला है? इंडस से, संस्कृत में जिसे सिंधु कहा जाता है। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के समूह के लिए किया जाता है। जो उत्तर पश्चिम में लोग रहते हैं, एक समूह के लिए कहा जाता है भारत शब्द का प्रयोग, भारत नाम का प्रयोग। ठीक है दोस्तों, इस समूह का उल्लेख संस्कृत के आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद में मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। दोस्तों, जो इसका भारत नाम का जो प्रयोग होता था उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के लिए होता था, लेकिन ये कुछ समय बाद प्रयोग देश के लिए होने लगा। अब जानते हैं, देखिए यहाँ पर कुछ दिया गया है। ताड़पत्रों से बनी पांडुलिपि का एक पृष्ठ। यह पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। किताबें बनाने के लिए ताड़ के पत्तों को काटकर उनके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता था। भोज पेड़ की छाल से बनी ऐसी एक पांडुलिपि को तुम यहाँ देख सकते हो। देखिए दोस्तों, ये एक पांडुलिपि है जो भोज पेड़ की छाल पर लिखी गई है। ये हाथों से लिखी जाती थी, जो दोस्तों हाथों से लिखी जाती थी, और उसे हम क्या बोलते हैं? आज पांडुलिपि बोलते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ पर एक पैराग्राफ है, अतीत के बारे में कैसे जानें। अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इसमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना। ये पुस्तकें हाथ से लिखी जाती थी। देखिए दोस्तों, यहाँ पर दिया गया है, ये पुस्तकें हाथ से लिखी जाती थी, जिसके कारण पांडुलिपि कहा जाता था इनको। ठीक है, अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मैन्यूस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मेनू, जिसका अर्थ हाथ से निकला है। ये पांडुलिपि ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी। दोस्तों, जो हिमालय क्षेत्र में उगने वाले पेड़ है वो भुर्ज नाम का है, जिसकी छाल को उतारकर विशेष तरीके से उसको बनाया जाता था और भोजपत्र पर लिखी जाती थी। ठीक है, ये आप इसका चित्र देख सकते हैं, जो एक पांडुलिपि का चित्र है। इतने वर्षों में इनमें से कुछ पांडुलिपियाँ को कीड़ों ने खा लिया तथा कुछ नष्ट कर दी गई। फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियाँ आज भी उपलब्ध हैं। ये पांडुलिपियाँ मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती हैं। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों में चर्चा मिलती है। दोस्तों, जो पांडुलिपि होती हैं संस्कृत में होती हैं और अन्य भाषाओं में होती हैं। तो ये कहाँ मिलती हैं? मंदिरों में मिलती हैं, जैसे रामायण, ये मतलब ये संस्कृत में लिखी हुई हैं। तो ये एक पांडुलिपि का ही एक भाग है। ठीक है, मैं आपको आसान भाषा में समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो यहाँ पर इनके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक भी हैं। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, जबकि अन्य भाषाएं और तमिल में हैं। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। जो आम लोग प्राचीन समय में होते थे, वो किस भाषा का उपयोग करते थे? प्राकृत भाषा का। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है, हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए मिलते हैं। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें तथा उनका पालन कर सकें। दोस्तों, जो उस समय के शासक हुआ करते थे, वो पत्थरों पर, देखिए यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर चित्र में पत्थरों पर कुछ लिखवाया करते थे अपने बारे में, ताकि जो उनकी जनता थी उनका पालन कर सके और उनके संदेश को पढ़ सकें। ठीक है दोस्तों, कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिले हैं, जिनमें राजाएं तथा रानियां सहित अन्य स्त्री पुरुष ने भी अपने कार्यों के वर्णन उत्कीर्ण करवाए हैं। उदाहरण के लिए, शासक लड़ाई में अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखते थे। ठीक है दोस्तों,
जो ये पत्थर पे लिखवाया करते थे वो अपने विजय के बारे में, अपने मतलब अपनी वंश के बारे में भी इस पे लिखवाया करते थे, जो हमें आज के समय में भी मिलते हैं देखने को। तो यहाँ पर दिया गया है, क्या तुम बता सकते हो कि कठोर सतह पर लेख लिखने के क्या लाभ थे, ऐसा करवाने में क्या क्या कठिनाई आती थी। दोस्तों इस क्वेश्चन का आप आंसर कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर देना। मैं भी जानना चाहता हूँ कि आपको कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। दोस्तों यहाँ पर दिया गया है लगभग 2250 वर्ष पुराना ये जो दोस्तों आप अभिलेख देख सकते हैं पत्थर, ये 2250 वर्ष पुराना है, ठीक है। और ये कहाँ पर प्राप्त हुआ है, ये वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश पर लिखा गया था, ठीक है दोस्तों। इस शासक के विषय में तुम अध्याय 8 में पढ़ोगे, ठीक है। चलिए दोस्तों, इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती हैं। ऐसे वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है। दोस्तों जो अतीत की वस्तुएं, ठीक है, अतीत की वस्तुएं या पांडुलिपि हुई या कोई अन्य कुछ भी मतलब पदार्थ, कुछ भी ऐसा कुछ हुआ जो मतलब प्राचीन समय में आज के समय में मिलती हैं, उसका अध्ययन करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, ऐसे व्यक्ति को पुरातत्वविद, ठीक है। पुरातत्वविद पत्थर और ईंटों से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों का अध्ययन करते हैं, ठीक है दोस्तों। तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। इसमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, ठीक है, पक्की मिट्टी तथा कुछ धातु की बनी हो सकती हैं। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट न होने वाले होते हैं। देखिए दोस्तों, ये प्राचीन समय के जो अवशेष हैं जो मिले हैं पुरातत्वविदों को, ठीक है दोस्तों। ये यहाँ पर दिया गया है बाएं और एक प्राचीन नगर में प्राप्त पात्र। देखिए दोस्तों, इस तरह के पात्रों का प्रयोग 4700 वर्ष पूर्व होता था। दाएं एक पुराना चांदी का सिक्का। देखिए दोस्तों, ये सिक्के हैं जो उस समय शासक खुदवाया करते थे, ठीक है दोस्तों, चांदी की सतह पर। इस तरह के सिक्कों का प्रयोग लगभग 2500 वर्ष पूर्व होता था। हमारे द्वारा आज प्रयोग में आने वाले सिक्कों से यह सिक्का कितना भिन्न है आप देख सकते हैं। पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियां भी ढूंढते हैं, ठीक है। इससे उन्हें यह जानने में मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं। यहाँ पर एक दिया गया हेडलाइन, क्या पुरातत्वविद को बंधुआ कपड़ा के अवशेष मिले होंगे, ये आपको बताना है दोस्तों। ये कमेंट्स बॉक्स में आपको इसका आंसर देना है, ठीक है। पांडुलिपियां, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। दोस्तों इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं, ठीक है दोस्तों। स्रोत की प्राप्ति होने ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि इस स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते जाते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह हैं जो इस सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में करते हैं, अतीत के जानने का प्रयास करते हैं। दोस्तों इतिहासकार वो होते हैं जो प्राचीन समय में जो भी घटना घटी, जो शासक कैसे रहते थे, क्या खाना खाते थे, क्या करते थे, क्या पहनते थे, कैसे रहते थे, तो उसकी जानकारी जो करते हैं उसे इतिहासकार कहते हैं। अतीत एक या अनेक। क्या तुमने इस पुस्तक के शीर्षक पर अतीत पर ध्यान दिया है? यहाँ अतीत का शब्द प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूह के लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने थे। उदाहरण के लिए पशुपालकों अथवा कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से
तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से। दोस्तों देखिए, जो राजा तथा रानी थी, व्यापारी का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था, क्योंकि जो राजा महाराजा थे वो अपना कार्य मतलब जो महलों में करते थे, और ये व्यापारी जो होते थे ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने का कार्य करते थे। और जो शिल्पकार हैं वो अपने मतलब पत्थरों पर राजा के आदेश पर खुदाई करते थे। ठीक है, जैसा कि हम आज भी देखते हैं, उस समय की भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों और रीति रिवाजों का पालन करते थे। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियाँ पकड़कर, शिकार करके तथा फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर रहते हैं। इस तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान थे। ठीक है दोस्तों, इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है। उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जान सकते हैं। दोस्तों, जैसे कि आपने इस चैप्टर में शुरू में पढ़ा होगा कि हम अतीत के बारे में कैसे जान सकते हैं, तो जो शासक हुआ करते थे वो अपने बारे में लेखा जोखा रखते थे, जिसके कारण हम आज उनके बारे में काफ़ी कुछ जान सकते हैं। ठीक है, जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषि जो खेती करते थे, अथवा पशुपालक जो पशु पालते थे, जैसे आम लोग अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि वे गरीब हुआ करते थे। पुरातत्व की सहायता से हमें उनके जीवन को जानने में मदद मिलती है, हालांकि अभी भी इसके बारे में बहुत कुछ जानना शेष रहा है। दोस्तों, तिथियों का मतलब, जो हम आज तिथि जो डेट के बारे में जानते हैं वो कैसे जानते हैं, इसके बारे में यहाँ पर दिया गया है। चलिए दोस्तों पढ़ते हैं इसको। अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद उस दिन की तिथि, माह, वर्ष जैसे कि 2000 या इसी तरह का कोई और वर्ष बताओगे। वर्ष की गणना ईसाई धर्म, दोस्तों जो ईसा मसीह हैं ईसाई धर्म के, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। अतः 2000 वर्ष का तात्पर्य है ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष बाद से। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ईपू, ईसा से पहले के रूप में जानी जाती है। ठीक है, आपने देखा होगा जो मतलब प्राचीन समय की तिथियां हैं ईसवी पूर्व से जानी जाती हैं, तो इसका तात्पर्य क्या है, ईसा मसीह के जन्म से पहले। ठीक है दोस्तों, इस पुस्तक में हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हैं, वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख। दोस्तों जो इस पुस्तक में जो तिथियां दी गई हैं 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानकर दी गई हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जो इस तिथियों के बारे में इतिहास की तिथियां बताई गई हैं, इसको आप वीडियो को रोककर पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आपने इस चैप्टर में जो भी जानकारी ली है उसको आप रिवीजन करके फिर से वीडियो को देख सकते हैं, और यहाँ पर आप क्वेश्चन पढ़ सकते हैं आपने इसमें कितनी जानकारी प्राप्त की है। जो ये तिथियां हैं कुछ महत्वपूर्ण हैं, इसको आपको नोट्स करना है। और आपका हर संडे आपका एक टेस्ट हुआ करेगा, जो आपको कमेंट्स बॉक्स में अपने प्रश्नों का जवाब देना होगा। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे और आपको ऐसी जानकारी चाहिए है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपको सारी वीडियो मिलती रहें। आपका कोई सा भी क्वेश्चन है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों।